नमस्कार दोस्तों, एनएसएम सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एनएसएम सीरीज 21A के चैप्टर 9 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर आज अचानक से कोई आपको 100 करोड़ रुपए दे दे तो आप क्या करेंगे। मतलब अगर आप बिना किसी ठोस प्लान के सिर्फ अंदाजे से वो पैसा बाजार में लगा देंगे ना, तो बहुत मुमकिन है कि वो पैसा डूब जाए। बिल्कुल सही बात है, डूब ही जाएगा। हाँ, और दुनिया के जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं वो अपनी वेल्थ को पीढ़ियों तक कैसे सुरक्षित रखते हैं। देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल ब्लूप्रिंट है। और आज हम उसी ब्लूप्रिंट को एकदम आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहां सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस असल में एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का आप कह सकते हैं कि दिल है। मतलब ये कोई रटने वाली थियरी नहीं है यार। जब आप असल जिंदगी में किसी इन्वेस्टर के लाखों करोड़ों रुपए मैनेज करते हैं तो वो काम हवा में नहीं होता। एग्जैक्टली, वो कोई एक दिन का काम थोड़ी है। राइट। ये चैप्टर हमें बेसिकली सिखाता है कि वेल्थ प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन का वो असली आर्किटेक्चरल प्लान कैसे बनता है। और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़े ना, तो बात सिर्फ एक दिन कोई शेयर खरीदने या बेचने की नहीं है। मेरा प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस मुझे साफ बताता है कि लॉन्ग टर्म में किसी भी पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस होता है वो सबसे ज्यादा एसेट एलोकेशन पर निर्भर करता है। मतलब ये कोई तुक्का मारने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही ऑर्डरली, कंसिस्टेंट और हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस है। आज हम इसी प्रोसेस के एक एक पुर्जे को खोलकर समझेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी मास्टर क्लास में बैठे हों। तो चलिए फिर इस प्रोसेस को अनपैक करते हैं। कई लोगों को लगता है कि पोर्टफोलियो बनाने का पहला कदम होता है न्यूज़ चैनल खोलना और देखना कि भाई कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है। तो क्या असल में प्रोसेस यहीं से शुरू होता है? अरे नहीं नहीं, वो तो एकदम जुआ खेलने वाली बात हो गई। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस के ना मुख्य रूप से 4 बहुत ही स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग। मतलब बिना प्लानिंग के तो एक ईंट भी नहीं रखी जाती। सही बात है। और यहीं पर हम आईपीएस यानी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरा स्टेप है फोरकास्टिंग, यानी मार्केट के मौजूदा मैक्रो इकोनॉमिक हालात को समझना और फ्यूचर ट्रेंड्स का एक साइंटिफिक अनुमान लगाना। अच्छा, तो पहले प्लान किया फिर फोरकास्ट किया। हाँ, और तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूशन। जो प्लान हमने स्टेप 1 में बनाया और जो फोरकास्ट स्टेप 2 में किया, उसके आधार पर असल में पोर्टफोलियो का निर्माण करना, यानी पैसे को अलग अलग एसेट्स में डिप्लॉय करना। राइट। और आखिरी चौथा स्टेप है फीडबैक। देखिए, मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस मापना और जरूरत पड़ने पर उसे रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। मुझे इस पहले स्टेप यानी प्लानिंग पर थोड़ा रुकना है। आपने अभी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट यानी आईपीएस का जिक्र किया। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो क्या आईपीएस बिल्कुल एक रोड ट्रिप के जीपीएस की तरह है? हाँ, बिल्कुल जीपीएस ही है। मतलब बिना जीपीएस के हम गाड़ी तो बहुत तेज चला सकते हैं यार, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ ये नहीं पता होता। ये जीपीएस वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, आईपीएस असल में एक रोड मैप ही है। ये एक बहुत ही क्रूशल और लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर मिलकर बनाते हैं। लिखित होता है, राइट? हाँ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड। इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है कि इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स क्या है, उसकी रिस्क लेने की एपेटाइट कितनी है, और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स यानी रुकावटें क्या है। तो इससे मैनेजर को क्या फायदा होता है? ये डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स को गलत या अनएथिकल फैसले लेने से बचाता है। अगर मार्केट में अचानक पैनिक आ जाए ना, तो मैनेजर हवा के रुख के साथ नहीं बह सकता। उसे वापस अपने आईपीएस को देखना होता है कि भाई हमारी मूल योजना क्या थी। लेकिन यार, हर इंसान का जीपीएस एक ही डेस्टिनेशन तो सेट नहीं करेगा ना। हर इन्वेस्टर की स्थिति अलग होती है और मुझे लगता है यहीं पर रिस्क प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच। जबकि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, और इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, टॉलरेंस का सीधा सा मतलब है रिस्क लेने की आपकी इच्छा। ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वभाव से बहुत निडर है, उसे शेयर बाजार के 20-30% गिरने से डर नहीं लगता। उसकी रातों की नींद खराब नहीं होती। एग्जैक्टली, ये हुई हाई रिस्क टॉलरेंस। लेकिन कैपेसिटी का मतलब है रिस्क लेने की आपकी आर्थिक क्षमता। ये फाइनेंशियल रियलिटी है। हो सकता है उसी निडर व्यक्ति के ऊपर 50 लाख का होम लोन हो, नौकरी जाने का डर हो और बैंक में सिर्फ 2 महीने का खर्चा बचा हो। मतलब उसका दिमाग तो कह रहा है कि रिस्क लो, लेकिन उसका बटुआ गवाही नहीं दे रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे केस में एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर हमेशा कैपेसिटी को अहमियत देगा। अगर कैपेसिटी कम है तो टॉलरेंस चाहे कितनी भी हाई हो, आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इस प्रोफाइल को मापते कैसे? इसी प्रोफाइल को सटीक तरह से मापने के लिए एक क्वेश्चनियर का इस्तेमाल होता है। इसमें उम्र, फाइनेंशियल गोल्स, इनकम की स्थिरता और इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कितने समय के लिए निवेश करना है जैसे सवाल होते हैं। और इसका कोई स्कोरिंग सिस्टम भी होता है ना? हाँ, एक स्टैंडर्ड स्कोरिंग सिस्टम काम करता है।
अगर किसी इन्वेस्टर का स्कोर 25 से 30 के बीच आता है तो उसे अग्रेसिव माना जाता है, यानी उसके पैसे ज्यादातर इक्विटी में लगाए जाएंगे। और अगर स्कोर कम हो तो? वहीं अगर स्कोर 13 से कम है तो वो रिस्क अवर्स है, उसे कैपिटल गंवाने का डर है, तो उसका पैसा कैपिटल प्रिजर्वेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या एफडी में जाएगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो किसी खास मकसद से ही ले रहे होंगे? इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और क्या हर कोई सिर्फ पैसा डबल करने के लिए ही इन्वेस्ट करता है? नहीं यार, पैसा डबल करना कोई प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर और डिफाइंड होते हैं। पहला होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी अपने पैसे की वैल्यू को समय के साथ बढ़ाना, जो अक्सर लंबे समय में इक्विटी से होता है। राइट, पहला हो गया एप्रिसिएशन। दूसरा है इनकम जनरेशन। बहुत से रिटायर्ड लोग चाहते हैं कि उनका मूलधन भले ही ज्यादा ना बढ़े, लेकिन उन्हें डिविडेंड्स या इंटरेस्ट के रूप में हर महीने एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। हाँ, ताकि खर्चे निकलते रहे। बिल्कुल। और तीसरा है कैपिटल प्रिजर्वेशन। इसमें रिटर्न से ज्यादा अहमियत सेफ्टी की होती है। इन्वेस्टर कहता है कि मुझे रिटर्न कम मिले तो चलेगा, पर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए गोल्स, लेकिन जब हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, जिन्हें हम कंस्ट्रेंट्स या रुकावटें कहते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपनी सारी सेविंग्स एक ही दिन में किसी विदेशी कंपनी के स्टॉक में लगानी हो, तो क्या मैं लगा सकता हूँ? यहीं पर कंस्ट्रेंट्स का रोल आता है, और आईपीएस में इन्हें पहले ही आइडेंटिफाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स। हर इन्वेस्टर को इमरजेंसी के लिए तुरंत कैश चाहिए होता है। आप सारा पैसा लॉक इन वाले फंड्स में नहीं डाल सकते। हाँ, कैश तो हाथ में चाहिए ही। फिर आते हैं टैक्स कंस्ट्रेंट्स। कोई व्यक्ति 30% टैक्स ब्रैकेट में है और कोई 10% में। दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अलग होंगे, क्योंकि हमें पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखने होते हैं। और वो विदेशी कंपनी वाला क्या सीन है? हाँ, जिस विदेशी कंपनी वाले इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, वहां रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है एग्जाम के लिए। आरबीआई की LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय निवासी एक फाइनेंशियल ईयर में विदेश में सिर्फ $2,50,000 ही भेज सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, सिर्फ $2,50,000? हाँ, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए भी है ना, तब भी आप इस रेगुलेटरी लिमिट को पार नहीं कर सकते। ये LRS वाली $2,50,000 की लिमिट तो सबको पक्का याद रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ यूनिक नीड्स भी तो हो सकती हैं। जैसे आजकल ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इन्वेस्टिंग बहुत चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, यूनिक कंस्ट्रेंट्स पूरी तरह से इन्वेस्टर की पर्सनल वैल्यूज पर निर्भर करते हैं। कोई कह सकता है कि मैं तंबाकू बनाने वाली कंपनियों या प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों में निवेश नहीं करूंगी, चाहे वो कितना भी अच्छा रिटर्न क्यों ना दे रही हों। एक मैनेजर को इन सब का सम्मान करना होता है। राइट। लेकिन इन सब ऑब्जेक्टिव्स और कंस्ट्रेंट्स को सेट करने से पहले एक बहुत ही बेसिक काम करना होता है, एनालाइजिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी इन्वेस्टर की आज की आर्थिक हैसियत क्या है। इसके लिए हम नेट वर्थ निकालते हैं। यार, ये नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है सुनने में। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी कार है या कितना बड़ा घर है। बात यह है कि उस कार और घर पर बैंक का कितना हक है और आपका कितना। एकदम सही तरीके से आपने इसे डिकोड किया। नेटवर्थ का फॉर्मूला बहुत सीधा है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हाँ, एसेट्स मतलब जो कुछ भी आपके पास है, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी की आज की मार्केट वैल्यू, और लायबिलिटीज मतलब जो कुछ भी आपको चुकाना है, होम लोन का बचा हुआ हिस्सा, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, मतलब सब कुछ बेच बाच के जो बचे। एग्जैक्टली। अगर आप आज अपना सब कुछ बेच दें और सारा कर्जा चुका दें, तो आखिर में आपके हाथ में जो शुद्ध कैश बचेगा वही आपकी असली नेटवर्थ है। हर इन्वेस्टर को साल में कम से कम एक बार इसे जरूर मापना चाहिए। चलिए अब थोड़े टेक्निकल मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मुझे कॉरिलेशन के कॉन्सेप्ट पर बात करनी है। मान लीजिए एक छाता बनाने वाली कंपनी है और एक सनस्क्रीन बनाने वाली। बारिश में छाते बहुत बिकेंगे लेकिन सनस्क्रीन नहीं। सही बात है। और तेज धूप में सनस्क्रीन की सेल बढ़ जाएगी, छाते की नहीं। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। ये कॉरिलेशन को समझने का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। टेक्निकल भाषा में कॉरिलेशन दो एसेट क्लासेस के प्राइस मूवमेंट्स के बीच का गणितीय रिश्ता मापता है। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच होती है। -1 से +1। हाँ, अगर वैल्यू +1 है, जिसे परफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं, तो इसका मतलब है दोनों एसेट्स बिल्कुल एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर एक 10% चढ़ा तो दूसरा भी 10% चढ़ेगा। और 0 हो तो? अगर वैल्यू 0 है तो दोनों में कोई संबंध नहीं है। एक के चढ़ने या गिरने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो होली ग्रेल है वो है -1 यानी परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन। इसमें दोनों एकदम उल्टी दिशा में जाते हैं। पर एक मिनट रुकिए, अगर एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे, तो मैं तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया ना। फिर इसका फायदा क्या हुआ? मैं तो चाहूंगा कि मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स ऊपर ही जाएं यार। हाँ, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन हमें इसे रिस्क के नजरिए से देखना होगा।
जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है ना, तब +1 कोरिलेशन वाले सारे एसेट्स एक साथ गिरते हैं और आपका पूरा पैसा डूबने लगता है। ओह, तो वहाँ -1 काम आता है। बिल्कुल। अगर आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव कोरिलेशन वाले एसेट्स हैं तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। उदाहरण के लिए इक्विटीज और गोल्ड। जब कोई भारी आर्थिक संकट आता है, शेयर बाजार धड़ाम से गिरता है, तब अचानक से सोने के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं। जिससे बैलेंस बन जाता है। हाँ, इससे आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है। मैं समझ गया। मतलब ये सारा खेल डाइवर्सिफिकेशन से पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने का है। अब इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है एसेट एलोकेशन। इसमें 2 टर्म्स अक्सर सुनने को मिलते हैं, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन यानी SAA और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन यानी TA। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, SAA एक लॉन्ग टर्म और पैसिव तरीका है। इसे आप पोर्टफोलियो का एंकर या लंगर समझ सकते हैं। मान लीजिए IPS के आधार पर तय हुआ कि 60% पैसा इक्विटी में और 40% डेट में रहेगा। आप सालों साल इसी रेशियो को डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ TA एक शॉर्ट टर्म और एक्टिव तरीका है। अगर मैनेजर को लगता है कि अगले 6 महीने में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, तो वो इक्विटी को थोड़े समय के लिए 60 से बढ़ाकर 70% कर देगा, ताकि उस मौके का फायदा उठाया जा सके। अगर TA से मैनेजर मार्केट के मौकों का फायदा उठाकर एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकता है, तो फिर लोग SAA पर टिके ही क्यों रहते हैं? क्या SAA का मतलब टेबल पर पैसा छोड़ देना नहीं है? हम हमेशा TA क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। सुनने में TA बहुत आकर्षक लगता है कि हम मार्केट को टाइम कर लेंगे, लेकिन असलियत में लगातार मार्केट को सही टाइम करना दुनिया के सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर्स के लिए भी लगभग असंभव है। हाँ, कोई भगवान थोड़ी है। राइट। और बार बार पोर्टफोलियो में बदलाव करने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स यानी ब्रोकरेज और टैक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा रिटर्न को खा जाते हैं। इसलिए किसी भी पोर्टफोलियो का 80 से 90% हिस्सा हमेशा SAA होता है और सिर्फ 10-20% हिस्से में TA का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसाइट है। अच्छा, आजकल फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग का बहुत शोर है। हर कोई फैक्टर्स की बात कर रहा है। असल में ये फैक्टर्स क्या बलाएं हमारे? फैक्टर इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है कि सिर्फ कंपनियों का साइज देखकर पैसा लगाने के बजाय उन कंपनियों के अंदर की कुछ खास विशेषताओं के आधार पर निवेश करना, जो ऐतिहासिक रूप से एक्स्ट्रा रिटर्न देती आई हैं। अच्छा, तो ये फैक्टर्स होते कौन-कौन से हैं? फैक्टर्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स या GDP ग्रोथ। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरे के पूरे मार्केट को एक साथ प्रभावित करते हैं। और दूसरे? दूसरे होते हैं स्टाइल फैक्टर्स, जो किसी खास शेयर या सेक्टर पर असर डालते हैं। इसमें 5 प्रमुख नाम हैं। पहला, वैल्यू, यानी ऐसी अच्छी कंपनियां जो फिलहाल अपनी असल कीमत से बहुत सस्ते में मिल रही हैं। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। हाँ। दूसरा, मोमेंटम, यानी जो शेयर्स तेजी से ऊपर जा रहे हैं उन पर दांव लगाना कि वो और ऊपर जाएंगे। तीसरा है साइज, छोटी कंपनियां यानी स्मॉल कैप्स जिनमें आगे चलकर बड़ी बनने की क्षमता है। ओके। चौथा, क्वालिटी, वो कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है, कर्ज कम है और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। और पांचवा है लो वॉलेटिलिटी, यानी वो शेयर्स जो मार्केट के साथ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, शांत रहते हैं। मुझे इस लो वॉलेटिलिटी वाले फैक्टर पर थोड़ा अचंभा हो रहा है। हमने हमेशा सुना है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो फिर ये कम उतार चढ़ाव वाले बोरिंग स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कमाल कैसे करते हैं? यही तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका शेयर 50% गिर जाता है तो उसे वापस अपनी पुरानी कीमत पर आने के लिए 50% नहीं बल्कि 100% बढ़ना पड़ता है। अरे हाँ, मैथ्स तो यही कहती है। लो वॉलेटिलिटी वाले शेयर्स मार्केट गिरने पर बहुत कम गिरते हैं, इसलिए जब मार्केट वापस रिकवर होता है ना, तो उन्हें गड्ढे से बाहर निकलने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सीधे कंपाउंडिंग शुरू कर देते हैं। लंबे समय में कम नुकसान खाना ज्यादा रिटर्न कमाने से बेहतर साबित होता है। वाह यार, ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। अब अगर हमने इतनी मेहनत से फैक्टर इन्वेस्टिंग कर ली, पोर्टफोलियो बना लिया, तो आखिर में पता कैसे चलेगा कि मैनेजर ने काम अच्छा किया या बुरा? इसके लिए बेंचमार्किंग का इस्तेमाल होता है। बेंचमार्किंग का मतलब है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना। अगर किसी मैनेजर ने आपका पैसा लार्ज कैप शेयरों में लगाया है, तो आप उसके रिटर्न की तुलना निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स से करेंगे, ना कि किसी बैंक की FD या गोल्ड के रिटर्न से। हाँ, वो तो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। बिल्कुल। और यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, APMI, यानी एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ इंडिया। हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए अधिकतम 3 बेंचमार्क तय करता है। सिर्फ 3? हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी मर्जी से कोई भी बेंचमार्क नहीं चुन सकता। उसे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से APMI द्वारा तय किए गए उन्हीं 3 में से किसी एक को चुनना होता है। इससे इन्वेस्टर्स को एक पारदर्शी तुलना देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस।
nsimseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के ट्रैप्स आते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर कहाँ गलती करते हैं। एग्जाम में अक्सर एक सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, और ऑप्शंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट दिया होता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर टिक कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फाइनेंस की बात हो रही है तो सबसे पहले बैलेंस शीट ही देखेंगे, लेकिन हमने शुरुआत में ही जीपीएस वाली बात की थी ना। जब तक आपको यही नहीं पता कि इन्वेस्टर का गोल क्या है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, तब तक आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर करेंगे भी क्या। सही बात है। इसलिए हमेशा याद रखिए, पहला कदम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट यानी आईपीएस बनाना होता है। एक और सवाल जो थोड़ा घुमावदार लगता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किसे माना जाता है? ऑप्शंस आते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन, अप्रिसिएशन और करंट इनकम। इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई कैपिटल बचाना चाहता है, कोई बढ़ाना चाहता है और कोई रेगुलर इनकम चाहता है। इसलिए सही जवाब ऑल ऑफ दी अबव होगा। एक और चीज है एसेट एलोकेशन की परिभाषा। कुछ ऑप्शंस कहते हैं कि ये इन्वेस्टर्स को शेयर बांटने की प्रक्रिया है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल रखना चाहिए। एसेट मतलब आपके निवेश के अलग अलग विकल्प, जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड, और एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। तो अपने फंड्स को इन अलग अलग एसेट क्लासेस में रणनीतिक तरीके से बांटने की प्रक्रिया ही एसेट एलोकेशन है। शब्दों को तोड़कर देखेंगे तो जवाब खुद सामने आ जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल फेजेस का। सवाल आता है कि जो लोग अपने करियर के शुरुआती या मध्य दौर में हैं, वो किस फेज में होते हैं? ऑप्शंस होते हैं स्पेंडिंग, गिफ्टिंग, कंसोलिडेशन या अक्यूमुलेशन। देखिए, जब किसी की नई नई नौकरी लगती है या वो अपने करियर के मिड में होता है, तब उसकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं? घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा जोड़ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना, वो अपनी वेल्थ इकट्ठा कर रहा होता है। जोड़ रहा होता है। और इकट्ठा करने को हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। इसलिए इस फेज को एक्यूमुलेशन फेज कहा जाता है। ये बहुत लॉजिकल है यार। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को असल जिंदगी के एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में ढालकर देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 क्लाइंट्स आते हैं। एक है 30 साल का युवा जिसकी अभी अभी एक एमएनसी में अच्छी जॉब लगी है, और दूसरे हैं एक 65 साल के व्यक्ति जो अभी रिटायर हुए हैं। एक मैनेजर इन दोनों को कैसे हैंडल करेगा? यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजर्स एक प्रोफॉर्मा गोल शीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गोल्स को प्रायोरिटी और टाइम होराइजन के हिसाब से बांटा जाता है। 30 साल वाले युवा का एक नियर टर्म हाई प्रायोरिटी गोल हो सकता है अगले 6 महीने में एक इमरजेंसी फंड बनाना या कार लेना। तो इसके लिए क्या करेगा मैनेजर? क्योंकि ये पैसा बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए मैनेजर इस पैसे को कैश या फिक्स्ड इनकम में रखेगा। यहाँ रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन उसी युवा का लॉन्ग टर्म हाई प्रायोरिटी गोल होगा उसका रिटायरमेंट, जो अभी 30 साल दूर है। वहां तो फुल रिस्क ले सकते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ मैनेजर पूरी आक्रामकता दिखा सकता है और पैसे को इक्विटी जैसे एग्रेसिव एसेट क्लासेस में डाल सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए बहुत समय है। और अगर हम 65 साल के उन रिटायर्ड सज्जन की बात करें, उनके लिए सिनेरियो बिल्कुल पलट जाएगा। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कैपिटल प्रिजर्वेशन और एक रेगुलर इनकम, क्योंकि उनके पास अब एक्टिव सैलरी नहीं है। इसलिए उनका ज्यादातर पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या एफडी में रहेगा। अच्छा, एक चीज और होती है ना, लो प्रायोरिटी गोल्स। हाँ, मान लीजिए दोनों में से कोई कहता है कि अगर 10 साल बाद बहुत पैसा बन गया तो एक फार्म हाउस ले लेंगे, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ऐसे गोल्स के लिए मैनेजर बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। ये हुए ना असली पोर्टफोलियो मैनेजर वाली बात। लेकिन यार मेरे दिमाग में एक डाउट अभी भी अटका हुआ है। हमने शुरुआत में प्रोसेस के चौथे स्टेप यानी रीबैलेंसिंग की बात की थी। मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी और 40% डेट था। अब शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी आई और मेरा इक्विटी बढ़कर 80% हो गया। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो रीबैलेंसिंग का नियम कहता है कि मुझे अपना प्रॉफिट बुक करके वापस 60-40 पर आना चाहिए। लेकिन अगर मेरे शेयर्स मुझे इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो मैं उस दौड़ते हुए घोड़े को रोककर अपना पैसा बोरिंग डेट फंड्स में क्यों डालूं? ये तो फंडामेंटली गलत लगता है। लोग इसे करने से डरते क्यों हैं? ये डाउट हर स्मार्ट इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। असल में रीबैलेंसिंग ना करने के पीछे 3 बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है टैक्स इम्प्लीकेशंस। जैसे ही आप अपने बड़े हुए शेयर्स बेचेंगे, आपको सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। कोई खुशी खुशी टैक्स नहीं देना चाहता। हाँ, टैक्स देना किसको पसंद है? दूसरा कारण है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। शेयर्स बेचने और डेट फंड्स खरीदने में ब्रोकरेज और अन्य चार्जेस लगते हैं। और तीसरा है इमोशनल बायस। ये इंसान की साइकोलॉजी है। जो शेयर लगातार अच्छा कर रहा है, हमें उससे प्यार हो जाता है यार। हम लालच में आ जाते हैं कि ये और ऊपर जाएगा। तो फिर मैनेजर जबरदस्ती रीबैलेंसिंग क्यों करवाता है? क्योंकि रीबैलेंसिंग का मुख्य उद्देश्य रिटर्न्स को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि पोर्टफोलियो के रिस्क प्रोफाइल को मेंटेन करना होता है।
अगर आपका इक्विटी 80% हो गया है तो आपका पोर्टफोलियो आपकी रिस्क कैपेसिटी से कहीं ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। ओह, मतलब रिस्क बढ़ गया है। बिल्कुल। अगर कल को मार्केट 40% क्रैश कर गया तो आप वो झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रीबैलेंसिंग आपको उस आने वाले क्रैश से बचाती है। बेहतरीन, बहुत ही गहराई से हमने इन चीजों को समझा। चलिए दोस्तों, अब एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स गिनाएंगे जो आपको पक्का याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पहला कदम कभी भी मार्केट फोरकास्टिंग नहीं होता, यह हमेशा IPS यानी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाना होता है। पॉइंट नंबर 2, कोरिलेशन में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन यानी -1 की वैल्यू रिस्क को कम करने और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन का असली फायदा देने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट का सबसे अहम नियम याद रखिएगा, RBI की LRS लिमिट। कोई भी भारतीय निवासी 1 साल में सिर्फ $2,50,000 ही विदेश में भेज या इन्वेस्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, एसेट एलोकेशन को 2 हिस्सों में समझिए। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन जो एक पैसिव, अनुशासित और लॉन्ग टर्म एंकर है, और टैक्टिकल जो एक्टिव, शॉर्ट टर्म मौकों का फायदा उठाने के लिए किया गया बदलाव है। और आखिरी पॉइंट नंबर 5, रीबैलेंसिंग कभी भी ज्यादा मुनाफा कमाने की तकनीक नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आपके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को वापस उसी जगह लाना है जो IPS में तय किया गया था। बिल्कुल सटीक। इन 5 पॉइंट्स को समझ लिया तो इस चैप्टर का पूरा सार समझ आ गया। जाने से पहले एक बात सोचिएगा दोस्तों, जब मार्केट अचानक से क्रैश होता है, लाल रंग के तीर नीचे जाने लगते हैं, तो अच्छे इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, डर के मारे अपना सब कुछ घाटे में बेच देते हैं। लेकिन अगर आपका IPS और एसेट एलोकेशन पहले से वैज्ञानिक तरीके से सेट है, तो क्या ये पूरा प्रोसेस आपको उस भयंकर इमोशनल गलती से बचा सकता है? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ nismseries.com पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।